मैं परमजीत सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग हरियाणा, आज के एजुसेट प्रसारण में आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के अध्ययन का विषय है सामाजिक विज्ञान और हमारी कक्षा है 10वीं। हमारा आज का अध्याय है उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर और इस अध्याय के अंतर्गत हमारा उप विषय है उदारीकरण और वैश्वीकरण के उपाय। हमारे आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है नंबर 1 आर्थिक सुधारों का परिचय, नंबर 2 सार्वजनिक क्षेत्र के अनुकूल व प्रतिकूल पहलू, नंबर 3 आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के कारण और नंबर 4 उदारीकरण का अर्थ व उपाय और 5वां है वैश्वीकरण का अर्थ व उपाय और लास्ट है आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आज इस व्याख्यान में पढ़ते हैं कि आर्थिक सुधार क्या है। अतः हमारा विषय है आर्थिक सुधार एक परिचय। विद्यार्थियों, आर्थिक सुधारों से विपर्य उन सभी उपायों से है जिनका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतियोगी तथा विकसित बनाना है। भारत में 1991 से पूर्व आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया था और आधारभूत उद्योगों जैसे कोयला खनन, इस्पात, शक्ति व सड़कों इत्यादि को सरकार ने अपने हाथों में रखना उचित समझा, परंतु निजी क्षेत्र को उद्योगों और व्यापार में एक सीमा तक कार्य करने की अनुमति दी गई। इसलिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। अतः विद्यार्थियों, अब मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र साथ साथ चलते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह केवल निजी क्षेत्र पे निर्भर रहे या केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर रहे, क्योंकि हमारे देश का अकेला सार्वजनिक क्षेत्र इतना सक्षम नहीं था कि देश को विकास की ओर ले चले। इसी प्रकार हमारे देश का निजी क्षेत्र भी इतना विकसित नहीं था कि वह हमारे देश को आर्थिक विकास की ओर ले चले। इसलिए हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया, जिसके अंतर्गत देश के जो आधारभूत उद्योग हैं जिनसे एक अर्थव्यवस्था को अपलिफ्ट किया जा सकता है, उन उद्योगों को सरकार ने अपने हाथ में रखा और बाकी उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथों में दिया। और इसके बावजूद भी भारत में स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्व दिया गया। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे का एक चित्र दर्शाया गया है, क्योंकि भारतीय रेलवे एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह उद्यम सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है और हमारे देश का रेलवे नेटवर्क एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त और भी हमारे देश के ऐसे उद्यम हैं जैसे डाक व तार, प्राकृतिक एवं नेचुरल गैस कमीशन। ये उद्योग भी हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। विद्यार्थियों, अब यहां पर इस बात को स्पष्ट करना भी अनिवार्य है कि फिर निजी क्षेत्र क्या होता है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत वह उद्यम आते हैं, वे उद्योग आते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन निजी क्षेत्र करता है। हमारे देश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः टाटा, बिरला, डालमिया, रिलायंस ग्रुप और बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी फर्में हैं जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। परंतु स्वतंत्रता के बाद, जैसे कि मैंने पहले स्पष्ट किया है, हमारे देश में दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया और हमारी अर्थव्यवस्था का नाम पड़ा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब सार्वजनिक क्षेत्र इतना बड़ा होने के बावजूद उसके हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े,
हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है अनुकूल प्रभाव। विद्यार्थियों, अनुकूल प्रभाव से अभिप्राय है कि जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाने में फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो सबसे पहले यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारण देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। हमारे देश का औद्योगिक ढांचा जो ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ा पिछड़ा हुआ था, स्वतंत्रता के बाद इसमें बहुत तरक्की हुई। इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या में कमी हुई। हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग, हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे रहता था और स्वतंत्रता के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में कमी हुई। इसी प्रकार अनाज के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हुआ और निर्यात क्षेत्र का विकास भी हुआ। और इसके साथ साथ तकनीकी विकास। विद्यार्थियों, तकनीकी विकास से प्राय है कि जब हम अपने उद्योगों में, अपने कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों का समायोजन करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही देश में नई नई तकनीकों, नई नई मशीनों को इंट्रोड्यूस किया। अब जैसा कि हमने बताया है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। विद्यार्थियों, हमारे देश में सबसे पहले 1951 में एक योजना चलाई गई जिसको हम प्रथम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इस योजना का उद्देश्य था देश में कृषि क्षेत्र के विकास को अधिक महत्व देना। अतः प्रथम योजना में देश के कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, जिसके अंतर्गत देश के बजट का अधिकतर भाग कृषि क्षेत्र पर खर्च किया गया और इसके परिणाम स्वरूप देश अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। इसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 में चली और इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसका नाम है पीसी महालनोबिस, तो हमारे देश की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह पीसी महालनोबिस के एक मॉडल पर आधारित है, जिसके आधार पर देश में बड़े आधारभूत उद्योगों को स्थापित किया। अतः इस योजना के बाद देश में औद्योगिक क्रांति आई। इसलिए विद्यार्थियों, निर्यात बढ़ा, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या कम हुई और तकनीकी विकास हुआ और यह हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र का अनुकूल प्रभाव है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र के ज्यादा विकसित होने के कारण, इस क्षेत्र का ज्यादा विस्तार होने के कारण कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े, जैसा कि औद्योगिक उत्पादन तो बढ़ा लेकिन औद्योगिक उत्पादन की दर में कमी आई। दूसरा, आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण। तीसरा है भ्रष्टाचार में वृद्धि और चौथा है कार्यकुशलता में कमी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हानि और कीमतों में वृद्धि। विद्यार्थियों, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार तो हुआ लेकिन इससे एक समस्या और पैदा हुई कि देश में आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण हुआ। आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण होता है कि जब अमीर और गरीब का अंतर बढ़ता चला जाए। हमारे देश में कुछ लोगों के पास देश की संपत्ति और राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग केंद्रित हुआ। उन लोगों को रिच व्यक्तियों की कैटेगरी में गिना जाता है। यह एक प्रतिकूल प्रभाव है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। देश में रिश्वतखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, जुआ, चोरी बाजारी इत्यादि भ्रष्टाचार में वृद्धि किया गया और देश में कार्यकुशलता में कमी आई। देश के जो श्रमिक थे, हमारे देश का जो तकनीकी ढांचा था, उसकी कुशलता कम हुई और इसके साथ साथ ही हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उनमें लॉस होना शुरू हुआ और उनमें हानि होनी शुरू हुई। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास की दर कम हुई। विद्यार्थियों, लास्ट में जो प्रतिकूल प्रभाव दर्शाया है वह है कीमतों में वृद्धि। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कीमतों में वृद्धि देश के लिए हानिकारक नहीं होती, क्योंकि जब भी देश का आर्थिक विकास होता है तो उसके साथ साथ एक रीजनेबल,
एक पर्याप्त मात्रा में कीमतों में वृद्धि होना अनिवार्य है, परंतु हमारे देश में कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसका देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, देश की गरीब जनता के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब हमारे देश में आर्थिक सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी? आर्थिक सुधारों की आवश्यकता। नंबर एक, 1991 में देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। आर्थिक संकट से अभिप्राय है कि देश को चलाने के लिए सरकार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसा कि सरकारी व्यय आय से अधिक हुआ। विद्यार्थियों, जब हमारा व्यय हमारी आय से ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास पैसे की व्यवस्था करने का संकट पैदा हो जाता है। इसी प्रकार का संकट 1991 से पहले हमारे देश में आ गया, जिसे हम आर्थिक संकट कहते हैं। इसी प्रकार विदेशी ऋण की मात्रा में वृद्धि। मानते हैं कि कोई भी देश विदेशी ऋण के बिना विकास नहीं कर सकता। सामान्यतः अल्प विकसित देशों की स्थिति तो यही होती है। तो हमारे देश पर विदेशी ऋण की मात्रा में वृद्धि हुई, देश को ऋण का ब्याज देने में कठिनाई हुई और आयात का भुगतान करना कठिन हो गया। अतः हमारे देश में एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। हमें बहुत मात्रा में ऋण लेकर और उसका ब्याज का भुगतान करना पड़ा, लेकिन देश में विकास की दर कम होने के कारण प्रिंसिपल अमाउंट, विदेशी ऋण की मात्रा और ऋण के ऊपर जो दिए जाने वाला ब्याज है उसका भुगतान करने में देश में कठिनाई आई। इसके साथ साथ जो हम विदेशों से आयात करते थे, आयात विद्यार्थियों वह वस्तुएं होती हैं जिनको हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, जिनको हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, और निर्यात वह होता है जिसको हम अपने देश से दूसरे देशों को भेजते हैं। हमारे देश में आयात का भुगतान करने में भी कठिनाई हुई और हमारे देश में एक इस संकट के कारण हमारे जो उस समय सरकार थी उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड, विद्यार्थियों जैसे कि आपको पिक्चर में दर्शाया जा रहा है, यह बैंक ऑफ इंग्लैंड का ऑफिस है, यानी कि इंग्लैंड के जो केंद्रीय बैंक है उसको हम बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। हमारे देश की सरकार को 1991 में इस बैंक से रुपया उधार लेना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में भुगतान शेष का संकट पैदा हो गया और विदेशी करेंसी 10 दिन के आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके साथ ही सरकार को बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना गिरवी रखना पड़ा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हानि होने लगी। और इसी साल में, इसी समय में इराक युद्ध, यानी कि जिसको हम खाड़ी युद्ध के कारण नेम से भी जानते हैं, के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। अब जब किसी देश के पास विदेशी करेंसी कम पड़ जाती है और उस देश में सार्वजनिक क्षेत्रों में हानि हो रही है, और जैसा कि खाड़ी युद्ध होने के कारण तेल की कीमतें बढ़ी और भारत एक तेल का बहुत बड़ा आयातक देश होने के कारण इसे बहुत मात्रा में भुगतान करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की सरकार को उस समय बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना गिरवी रख के कुछ समय के लिए ऋण लेना पड़ा और जो भुगतान हमने विदेशियों को करने थे वह भुगतान हमने किए। इसके बाद अब एक ऐसा समय प्रारंभ हुआ जिसके सूत्रधार हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। विद्यार्थियों, उस समय हमारे देश की वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करते थे। जैसा कि आप इस तस्वीर से परिचित है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर दर्शाई गई है, क्योंकि उस समय में यह हमारे देश के वित्त मंत्री थे। इन्होंने इस संकट से देश को उभारने के लिए एक नई आर्थिक नीति बनाई और उस आर्थिक नीति का प्रारंभ हुआ 1991 में। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई जिसके अंतर्गत सुधार किए गए और इन सुधारों को
दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है उदारीकरण लिबरलाइजेशन, दूसरा है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। अब हम इन आर्थिक सुधारों को एक एक करके यहां पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले है उदारीकरण लिबरलाइजेशन। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति उदारीकरण कहलाती है, जिसमें मुख्य नियंत्रण होते हैं लाइसेंस प्रणाली, वस्तुओं पर कीमत नियंत्रण, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा का नियंत्रण। विद्यार्थियों, उदारीकरण शब्द उदार से बना है। उदार होता है जब हमारे नियम या हम बहुत ही आसान होते हैं, हम किसी को कष्ट नहीं देते, हम एक उदारवादी होते हैं। तो यहां पर उदारीकरण शब्द उसी रूप में लिया गया है कि जब सरकार देश में विभिन्न प्रकार के लगाए गए नियंत्रणों को मुक्त कर देती है, उनको हटा लेती है, तो उसे हम उदारीकरण कहते हैं। तो इस समय में सरकार ने लाइसेंस प्रणाली में थोड़ा उदारीकरण दर्शाया, कीमतों पर नियंत्रण हटाया, आयात लाइसेंस को थोड़ा लिबरल किया, उदार बनाया, थोड़ा आसान बनाया, और विदेशी मुद्रा नियंत्रण पर से नियंत्रण हटाया। और इसके बाद हमारे पास उदारीकरण सामान्यतः दो कैटेगरी में होता है। एक निजी क्षेत्र के लिए, दूसरा नियमों और प्रतिबंधों में छूट के लिए। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत संचालित क्रियाओं को चलाने की अनुमति। दूसरा है निजी क्षेत्र को नियमों और प्रतिबंधों में छूट। अब विद्यार्थियों, वह उद्यम, वह क्रियाएं, वह उद्योग जिनका संचालन पहले हमारे देश का सार्वजनिक क्षेत्र करता था, उसको अब निजी क्षेत्र के लिए चालू कर दिया गया। उसमें निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को परमिशन दे दी गई। इसके साथ ही निजी क्षेत्र को सरकार के द्वारा पूर्व नियमों और प्रतिबंधों में छूट दे दी गई। इन दोनों को मिलाकर उदारीकरण कहते हैं। एक के अंतर्गत निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ और दूसरे के अंतर्गत निजी क्षेत्र को छूट मिली। अब हमारे पास उदारीकरण के उपाय हैं। सरकार ने कौन से उपाय अपनाए जिससे देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुआ। अब हम इन उदारीकरण के उपायों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला उपाय है लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति। विद्यार्थियों, लाइसेंस जो है वह एक प्रकार की अनुमति होती है, एक प्रकार की परमिशन होती है। अतः जब सरकार किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए एक अनुमति प्रदान कर देती है, तो उसे हम लाइसेंस कहते हैं। इसी प्रकार पंजीकरण, जिसे हम इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जब भी आप कोई उद्योग लगाते हो या मान लो आप कोई व्हीकल खरीदते हो, तो उसका आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसे हम पंजीकरण कहते हैं। इसी प्रकार सरकार ने उदारीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित किए गए उद्योगों के लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त किया। 1991 की नीति के अनुसार 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लाइसेंसों को समाप्त कर दिया गया है। बाद में इस सूची में केवल 3 उद्योग रखे गए। अब उपरोक्त 6 उद्योग कौन से हैं जिनमें अब पंजीकरण लेना पड़ता था? नंबर 1 शराब, नंबर 2 सिगरेट, नंबर 3 हानिकारक रसायन, नंबर 4 रक्षा उपकरण, नंबर 5 औद्योगिक विस्फोटक और नंबर 6 है औषधियां। विद्यार्थियों, यह 6 क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा और पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और बाकी सभी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण सरकार ने 1991 की नीति के बाद समाप्त कर दिया गया, और यह एक उदारीकरण का मुख्य उपाय है। इसके बाद दूसरा उपाय है सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र होता है, इसका संकुचन, इसके दायरे को छोटा करना। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के बाद देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया,
और इस नीति के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से कम करके 4 कर दी गई, यानी कि 17 उद्योग जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत थे उनको घटाकर 4 कर दिया गया। नंबर 1 सैनिक साजो सामान, नंबर 2 परमाणु ऊर्जा, नंबर 3 परमाणु धातुओं का खनन और नंबर 4 है रेल परिवहन। इससे अभिप्राय है कि सरकार के पास यह 4 उद्योग हैं। इन 4 उद्योगों में कोई भी निजी क्षेत्र या विदेशी कंपनी निवेश नहीं कर सकती, उद्योग नहीं लगा सकती, इनमें केवल सरकार लगाएगी। पहले इस प्रकार के उद्योग 17 होते थे, 17 होते थे, जिनकी संख्या सरकार ने घटाकर 4 कर दी और सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन हो गया। अतः निजी क्षेत्रों के लिए और दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया। अब विद्यार्थियों, इंडियन रेलवे आपको दर्शाई गई है इस तस्वीर में। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसको सरकार चलाती है, इसका संचालन सरकार करती है। यह हमारी पूर्व 4 उद्योगों की लिस्ट में से है और इसी प्रकार यह दर्शाया गया है न्यूक्लियर पावर संयंत्र, यानी कि जो यूरेनियम और थोरियम से चलाए जाने वाला संयंत्र है या इससे संबंधित जो भी खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके ऊपर भी सरकार का नियंत्रण है। इसी प्रकार से सैनिक साजो सामान, सेना के लिए जो तोप गोला बारूद है उसकी परमिशन भी किसी निजी क्षेत्र को नहीं दी गई, वह भी सरकार के अंतर्गत आता है। अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड उपाय हमारा है निजी क्षेत्र लोहा व इस्पात, बिजली, वायु परिवहन, जहाज निर्माण, भारी मशीनें तथा रक्षा संबंधी उद्योगों में प्रवेश कर सकता है। अतः अब इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र को इन क्षेत्रों में निवेश करने की, उद्योग लगाने की, उत्पादन करने की अनुमति भी दी गई। इसके बाद चौथा पॉइंट है कच्चे माल के आयात की अनुमति। सरकार ने कच्चे माल के आयात करने की अनुमति भी दे दी गई है। और पांचवा है मूल्य निर्धारण, कीमत तय करना तथा वितरण नियंत्रण पर प्रतिबंध समाप्त। तो सरकार ने इन उपायों के माध्यम से भी उदारीकरण की नीति को और विकसित किया, जिससे हमारे देश के निजी उद्यमियों को और सुविधाएं मिली। इसके बाद छठा पॉइंट है एकाधिकारी कानून से छूट। 1991 के बाद 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली कंपनी को इस कानून से छूट दी गई। इसी प्रकार लघु उद्योगों के निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई तथा अति लघु उद्योगों की निवेश सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। विद्यार्थियों, पहले सरकार ने एक कानून बनाया हुआ था जिसको हम MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट भी कहते हैं और एकाधिकारी कानून भी कहते हैं। तो इस कानून के अंतर्गत कोई भी निजी उद्यमी 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं कर सकता, अर्थात उसकी कंपनी में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सरकार उसके विरुद्ध किस एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। लेकिन इस नीति के अंतर्गत इस कानून में छूट दे दी गई कि अगर कोई उद्यमी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करना चाहता है तो वह निवेश करे। इसी प्रकार जो छोटे उद्योग हैं उनकी सीमा को भी 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया और उससे छोटे उद्योगों की सीमा भी 25 लाख रुपए कर दी गई। अतः यह भी निजी उद्यमियों के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है। इसके बाद विदेशों से तकनीकी ज्ञान के आयात की छूट। अगर हम विदेशों से कोई नई तकनीक मंगवाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर मंगवाना चाहते हैं तो उसकी छूट। विदेशों से मशीनों, कच्चा माल इत्यादि के आयात की छूट। और 11वां पॉइंट है विस्तार तथा उत्पादन की स्वतंत्रता। उत्पादन क्षमता की उच्चतम सीमा समाप्त कर दी गई और इसी प्रकार किसी भी वस्तु का उत्पादन करने की स्वतंत्रता। इनके अंतर्गत अगर कोई उद्यमी विदेशों से किसी वस्तु को, कच्चे माल को, किसी मशीन को या नई तकनीक को मंगवाना चाहता है तो उसको इस प्रकार की आयात करने की सरकार की तरफ से छूट दे दी गई। इसी प्रकार पहले अगर कोई उद्यमी अपने उद्योग का
विस्तार करना चाहता था तो उसे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, और अगर वह किसी एक वस्तु का उत्पादन छोड़कर दूसरी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार की पहले से परमिशन लेनी होती थी। परंतु इस नीति के अंतर्गत इस सब प्रतिबंध को सरकार ने समाप्त कर दिया गया, और यह भी उदारीकरण की तरफ एक बहुत ही अच्छा संकेत माना गया। अब हमारा दूसरा सुधार है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। विद्यार्थियों, आप ज्योग्राफी में, भूगोल में एक ग्लोब देखते हो। ग्लोब के ऊपर सारे विश्व का मानचित्र होता है, उसी से बना है ग्लोबलाइजेशन और उसी से बना है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से अभिप्राय है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था से दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं को, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, पाकिस्तान इत्यादि से जोड़ देते हैं तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अतः इसके अंतर्गत भारत किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है, वहां पर उद्योग लगा सकता है, और दूसरे देश हमारे देश में इस प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत उपाय इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है भारत के उद्यमियों द्वारा विदेशों में वस्तुओं की बिक्री की छूट देना, अर्थात हमारे देश का कोई उद्यमी अगर विदेशों में कोई वस्तु बेचना चाहता है तो उसकी परमिशन दी गई है। इसी प्रकार विदेशी उत्पादक अगर भारत में अपना माल व सेवाएं बेचना चाहते हैं उसकी छूट देना, यह भी वैश्वीकरण कहलाता है। इसके बाद आपको स्लाइड पर एक चित्र दर्शाया गया है। यह चित्र है समुद्र में एक शिप दर्शाया गया है। इस शिप का क्या कार्य होता है आप सभी जानते हैं। सिर्फ यहां पर आपको इस बात से अवगत कराना है कि शिप में माल लोड करके कहां जाता है। यह माल एक देश से दूसरे देश में जाता है, जो कि विश्वीकरण कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अतः एक शिप हमारे देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से हमारे देश में अगर आता है तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसके बाद विदेशियों को भारत में उद्योग लगाने की छूट देना। हमारी सरकार ने इस नीति के अंतर्गत विदेशियों को उद्योग लगाने में छूट दी गई है। और चौथा पॉइंट है भारतीयों द्वारा विदेशों में उद्योग लगाने की अनुमति। पांचवा पॉइंट है विभिन्न देशों द्वारा श्रमिकों का आदान प्रदान करना। छठा पॉइंट है आयात निर्यात करों में छूट। और सेवंथ पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51 से 100% कर दी गई है। विद्यार्थियों, पहले क्या होता था कि कोई भी विदेशी कंपनी, जिसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी भी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं, MNCs भी कहते हैं, वह हमारे देश में 51% से नीचे निवेश कर सकती थी। अगर 100 करोड़ रुपए का उद्योग है तो उसमें वह केवल 51% से नीचे ही पैसा लगा सकती थी और उसके ऊपर स्वामित्व हमारे देश का होता था। लेकिन इस नीति के अंतर्गत यह एक छूट दी गई है कि अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में कोई उद्योग लगाना चाहती है तो उसे 51% या 100% तक की निवेश करने की छूट दे दी गई है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के अंतर्गत हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं, जैसा कि आजकल विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि में आजकल हमारे देश के विद्यार्थी स्टडी के लिए जाते हैं और इसको भी हम वैश्वीकरण के अंतर्गत मानते हैं। अब आर्थिक सुधारों का प्रभाव। विद्यार्थियों, उपरोक्त आर्थिक सुधारों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ा। एक अनुकूल प्रभाव, नंबर 1 संचार क्षेत्र, जिसे दूरभाष, मोबाइल, टेलीफोन, रंगीन टेलीविजन सेट और अन्य विद्युतीय उपकरणों की कीमतों में कमी, पेप्सी व कोका कोला के उत्पादन में वृद्धि। और तीसरा है भारत में विदेशी निवेश 1991 में 174 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2000 में 9338 करोड़ हो गया। इसी प्रकार जैसा कि आप देख रहे हैं,
यह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दर्शाई गई है, विदेशी करेंसी। विद्यार्थियों, इस पिक्चर को ध्यान से देखें क्योंकि हमारे देश में विदेशी मुद्रा कोष 1991 में मात्र 6,622 करोड़ रुपए के थे, जो कि 2000 में बढ़कर 1,52,924 करोड़ हो गए। इसी प्रकार रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई तथा मुद्रास्फीति पर रोक लगा दी गई। परंतु आजकल पुनः मुद्रास्फीति की दर काफी बढ़ चुकी है और यह आंकड़ा लगभग 12% है। इस नीति के अंतर्गत मुद्रास्फीति रोकने के बावजूद भी थोड़ी बढ़ी है, परंतु देश का आर्थिक विकास काफी हुआ है। आज के व्याख्यान के आधार पर आज का गृह कार्य है: नंबर 1, आर्थिक सुधारों से क्या अभिप्राय है। नंबर 2, मुख्य आर्थिक सुधारों के नाम बताइए। नंबर 3, उदारीकरण से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य उपाय बताइए। और नंबर 4 है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य उपाय बताइए। हमारा आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।